बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को की ईडी ने पूछताछ। तमन्ना भाटिया अभी मौजूद है असम के गुवाहाटी शहर में, जहां पे ईडी ने उनको की पूछताछ। इनका दरअसल इन्वॉल्वमेंट आया गया है HPZ टोकन ऐप के साथ। HPZ टोकन ऐप लोगों से पैसा उठाते थे क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टमेंट के नाम पर। उसके बाद कई कंप्लेंट्स इस ऐप के अगेंस्ट आए थे, जिसके बाद जो है ईडी ने ये केस उठाया। लेकिन सवाल ये है कि तमन्ना भाटिया बॉलीवुड एक्ट्रेस गुवाहाटी असम में क्या कर रही है। दरअसल एक FIR लॉन्च हुआ था कोहिमा, नागालैंड का जो राजधानी है, वहाँ के साइबर सेल पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन लॉन्च हुआ था। उसका केस जो है ईडी ने उठाया और उसके बाद तमन्ना भाटिया को ईडी के जोनल ऑफिस, जो कि असम के गुवाहाटी शहर में है, वहाँ बुलाया गया है पूछताछ के लिए। सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि तमन्ना भाटिया का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सेलिब्रिटी अपीयरेंस किया था इसी ऐप के कई एक इवेंट में। इसी के कारण जो है उनको ईडी ने बुलाया है और उनका क्या कनेक्शन है इस ऐप के केस के साथ, उसको पता लगाने के लिए उनको जो बुलाया गया है। HPZ टोकन जो ऐप था उसके अगेंस्ट बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं। लोगों के पैसे जो उन्होंने इन्वेस्ट किए थे क्रिप्टो करेंसी के नाम पे, उसके बाद FIRs आने के बाद जो है ये ईडी ये केस उन्होंने उठाया है। अभी मामला जो है इन्वेस्टिगेशन में है और हमें उसके बाद पता चलेगा कि और कौन कौन से नाम इस पूरे मामले में जुड़े हैं और आखिर लोगों को वापस पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसको वापस मिलेगा कि नहीं, इसके बाद ही हमें पता चलेगा। अधिकारी की लापरवाही क्या होती है उसकी तस्वीर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। पूरे दिल्ली NCR में ग्राफ 1 लागू है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 के पार अब पहुंच जाता है। मेरे पीछे ये तस्वीर देखिए, नोएडा की ये तस्वीर है और खुले में ये एक तरीके से कह सकते हैं मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, कहीं कंस्ट्रक्शन हुआ होगा तो वहाँ के जो सीमेंट, बालू, टाइल्स पड़े हैं वो बीच सड़क पे पड़े हैं। और बड़ी हैरानी होती है कि ये छोटा मोटा कूड़ा नहीं है। आप देखेंगे पूरी सड़क पे आपको ये कूड़ा नज़र आएगा दूर दूर तक और केवल धूल मिट्टी उड़ते हुए नजर आएंगे। सबसे हैरानी की बात यह है कि नोएडा प्राधिकरण ने कई टीम गठित की है, पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग ने कई टीम गठित किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम ऐसे लोगों का चालान करेंगे, मगर यहाँ सिस्टम खुद ही अपने सवालों के घेरे में खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि मात्र 100 मीटर की दूरी पे जिला अस्पताल है, जहाँ हर दिन सैकड़ों की संख्या में जो मरीज हैं अपने आप को दिखाने आते हैं। और इस टाइम सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर किसी को खांसी की शिकायत हो रही है, जलन की शिकायत हो रही है, क्योंकि नोएडा NCR में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आने वाले समय में ग्रैप 2 भी लागू किया जाएगा, मगर क्या आदेशों के बाद जो नियम होते हैं उसका पालन कराना क्या अधिकारियों का इस तरीके से जिम्मेदारी नहीं है? क्या उससे भाग क्यों रहे? क्योंकि ये तस्वीरें आपकी पोल खोलेगी, नोएडा प्राधिकरण की पोल खोलेगी कैसे मुख्य सड़क पर और सामने सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है। ये कोई गांव नहीं है कि कोने में कोई आके इतना डस्ट फेंक देगा। सामने सिटी सेंटर है, बस अड्डा भी है। सोचिए नोएडा का जो मेन सेंटर है, एक तरफ बस अड्डा, सिटी सेंटर, जिला अस्पताल और आसपास कई अस्पताल है, मगर उसके बावजूद भी खुले में सड़कों पे कूड़ा डाला जा रहा है। और ये कूड़ा नहीं है, ये वही पॉल्यूशन जिसके कारण जो नोएडा की जनता है वो बीमार पड़ रही है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। महाराष्ट्र में महायुक्ति एक और सीट बंटवारे का फैसला नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है उसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन देर रात कल महाराष्ट्र में बैठक हुई, तमाम बातों पर चर्चा हुई। लगभग कहा जा रहा है कि 260 पर सहमति बन गई है, जिसमें महाविकास अघाड़ी के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। लेकिन ऐसी बची हुई 28 सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच में फैसला नहीं हो पा रहा है। इसी बीच आज संजय राउत जो कि UBT के सांसद हैं, उनकी ओर से ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं वो सीट बंटवारे का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल आपको बताएंगे कि इस बयान के पीछे क्या है इनसाइड स्टोरी। महाविकास अघाड़ी में अगर बात करें तो कांग्रेस लगभग 105 से 110 सीटों पर अपने दावे ठोक रही है और कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस पार्टी जो है वो 105 से 110 के बीच में चुनावी सीटों का जो है अपनी तरफ रख सकती है और चुनाव लड़ सकती है।
है और सेम फॉर्मूला जो है वो उद्धव ठाकरे पार्टी को दिया जाएगा। इसके अलावा 80 सीटों पे जो है शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन बाकी बची हुई 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी और सीपीआई सीपीएम को दिया जाएगा। लेकिन आज संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी पर एक हमलावर का बयान दिया और कहा कि कांग्रेस की ओर से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण देरी जो है देखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अब बंटवारे की बात जो है वो राहुल गांधी से वो करेंगे, लेकिन उसके पीछे कारण ये है कि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की पार्टी ये चाहती है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो अनाउंस कर दिया जाए, इसीलिए हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से तमाम जो बयान कांग्रेस पार्टी को लेकर आ रहे हैं उसके पीछे प्रेशर पॉलिटिक्स की जो है रणनीति अपनाई जा रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी चाहती है कि चुनाव से पहले कांग्रेस जो है और महाविकास अघाड़ी है वो उद्धव ठाकरे को बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर उनके चेहरे को अनाउंस किया जाए और उनके चेहरे पे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम जो सहयोगी दल है उनका ये मानना है कि चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद, यानी कि पोस्ट अलायंस के बाद या पोस्ट रिजल्ट के बाद जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस किया जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से लगातार इस तरह के बयान जो दिए जा रहे हैं उसके पीछे की कहानी ये है कि वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे के चेहरे को बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी भी दी है कि लगातार महाराष्ट्र में अब मुख्यमंत्री को लेकर भी टसल जो है वो महाविकास अघाड़ी में देखने को मिल रही है। देर शाम तक कहा जा रहा है कि आज महाविकास अघाड़ी का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय कर लिया जाएगा, लेकिन दिलचस्प मुकाबले के बीच में अब ये देखना होगा कि क्या महाविकास अघाड़ी मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट करती है और उद्धव ठाकरे की पार्टी जो कांग्रेस पे दबाव बनाने की कोशिश करती है, क्या कांग्रेस उस दबाव में आकर इस प्रपोजल को स्वीकार करती है या कांग्रेस की ओर से कोई और तर्क जो है वो महाराष्ट्र में दिया जाए। सिर्फ 2 दिन हो गए जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुए, उमर अब्दुल्ला पर आरोपों का सिलसिला बढ़ने लगा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आशिक मीर। जम्मू कश्मीर के SKICC में आज से 2 दिन पहले एक बड़ी फंक्शन हुई जहां पर देश के बड़े बड़े नेता आए और इस फंक्शन का मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नई सरकार देना और नई सरकार के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली। लेकिन अब विपक्ष की तरफ से उमर अब्दुल्ला पर लगातार आरोप लग रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि उमर अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला हो या इनके दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हो, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर कई सालों से राज किया और इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को आज तक धोखे में रखा। विपक्ष ये भी कह रहा है कि जिस 370 के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों से उमर अब्दुल्ला ने वोट लिया, आज उमर अब्दुल्ला ने यू टर्न ले लिया। यानी आज उमर अब्दुल्ला 370 का जिक्र नहीं कर रहे हैं बल्कि स्टेट को रेस्टोर करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्टेट हुड रेस्टोर करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया जम्मू कश्मीर की कैबिनेट में और सबसे पहला फैसला इस कैबिनेट का यही था कि स्टेट हुड को रेस्टोर करना है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि उमर अब्दुल्ला 2 दिनों के बाद दिल्ली जाएंगे और जहां पर वो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। फिलहाल ये स्पष्ट हो गया है कि उमर अब्दुल्ला को भी पता चला है कि 370 वापस नहीं आएगा, जिसके हवाले से उन्होंने कई बार बयान भी दिए कि जिन लोगों ने 370 छीना अब उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 370 वापस लाएंगे। फिलहाल विपक्ष उमर अब्दुल्ला पर हावी हो रहा है। सरकार को सिर्फ 2 दिन हो गए बने हुए और उमर अब्दुल्ला पर आरोपों का सिलसिला बढ़ने लगा है। इंडिया न्यूज के लिए श्रीनगर से मैं आशिक मीर। 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा के निर्मल नगर में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इस हत्या में शामिल जो शूटर हैं वो महाराष्ट्र से नहीं बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे। इससे पहले भी सलमान खान के घर पर 14 अप्रैल 2024 को गैलेक्सी अपार्टमेंट पे जिस तरीके से शूटरों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था, वो शूटर भी महाराष्ट्र के नहीं बल्कि बिहार से जुड़े हुए थे। इस पूरे मामले में लगातार अब महाराष्ट्र की जहां एक तरफ इस वारदात में, दोनों वारदात में जो शूटर वो बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में अब इस पूरे मामले में जहां एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है, फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है इस पूरे कनेक्शन की थ्योरी को जोड़ने के लिए। वही खबर दिल्ली से है। दिल्ली में कुछ लगातार 1 अप्रैल से
15 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस से लेकर जेल के तमाम प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जेल में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। जेल के साथ साथ दिल्ली के उन इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है जहां पर लॉरेंस और देवेंद्र बम्बिया के जो एसोसिएट गैंगस्टर्स हैं, जिसमें हर्षदीप सिंह दल्ला, हिमांशु भाऊ, इसके अलावा जग्गू भगवानपुरिया, नीरज भवाना, ऐसे तमाम वो गैंगस्टर्स हैं जो देवेंद्र बम्बिया गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए जो गैंगस्टर्स हैं, हाशिम बाबा के अलावा जो गोगी गैंग, इन तमाम गैंगों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक एक सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया, जिसमें उन तमाम शूटर से लेकर छोटे बड़े गैंगस्टर्स के नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश की गई। इसमें कई लोग आइडेंटिफाई भी हुए और साथ ही दूसरी तरफ तिहाड़ जेल सूत्रों की माने तो तिहाड़ जेल, मंडोली जेल और रोहिणी जेल में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब 243 फ़ोन को बरामद किया गया। ये वो फ़ोन है जो तमाम हाई रिस्क वार्ड से लेकर तिहाड़ जेल, मंडोली जेल और रोहिणी जेल के अलग अलग सेल में मौजूद जो गैंगस्टर्स हैं या जो गैंगस्टर से जुड़े हुए जो क्रिमिनल्स हैं, उनके पास से ये मिला है। बड़ा ही चौंकाने वाली ये जानकारी है, लेकिन जिस तरीके से लॉरेंस का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए टॉप सूत्रों के हवाले से खबर है कि कहीं जो लॉरेंस के दुश्मन गैंग है वो अब कहीं ना कहीं अपने नाम को भी आगे रखना चाहते हैं, जिसको लेकर ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं जेल के अंदर गैंग वॉर की कोई ऐसी घटना ना घटे जो सुर्खियों में बन जाए, जिसको लेकर ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जेल सूत्रों की माने तो ये एक स्पेसिफिक इनपुट था कि कुछ जो गैंग्स के जो मेंबर्स हैं वो खुद को एक बार फिर से एक्टिव करना चाह रहे हैं, जिससे कि लॉरेंस के सामने वाले जो गैंगस्टर्स गैंग है, जो लॉरेंस का आज के वक्त में दुश्मन है, देवेंद्र बम्बिया गैंग के वो शूटर, वो गैंगस्टर जो अब चाह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ें और इस गैंग से भी बड़ा नाम लें। इसका भी इसको लेकर भी सर्च ऑपरेशन को बताया जा रहा है। दूसरा, जिस तरीके से लगातार दिल्ली से लेकर दूसरे स्टेट में जिस तरीके से क्राइम की और वारदात बढ़ती जा रही है, उसको लेकर भी ये सर्च ऑपरेशन है, क्योंकि लगातार जो घटनाएं हैं और जो धमकियां हैं वो फ़ोन से ही मिल रही है और फ़ोन कहीं बाहर से नहीं बल्कि जेल से ही ये फ़ोन कॉल्स आते हैं। ऐसे में लॉरेंस के कई बड़े गैंगस्टर्स हैं जो दिल्ली के तिहाड़, मंडोली, रोहिणी जेल में बंद है। वहीं देवेंद्र बम्बिया से जुड़े हुए जो गैंगस्टर्स हैं वो भी इस वक्त रोहिणी, मंडोली और तिहाड़ जेल में बंद है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की ये बड़ी ऑपरेशन जो जेल के बाहर इलाकों में चली, तो वहीं जेल प्रशासन सूत्रों का कहना है कि जेल के अंदर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।